ये स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, जिसमें हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के चरण के बारे में, किस प्रकार से लिखा जाता है, उनकी विशेषता क्या है और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। लास्ट वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रिया का एक प्रकार पढ़ा था, जो है संयुग्मन अभिक्रिया का। कौन सा पढ़ा था? संयुग्मन अभिक्रिया, यानी एडिशन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। आज इसके आगे का पार्ट चालू करते हैं। आज हम बात करते हैं नंबर 2, अपघटन अभिक्रिया। क्या दोस्तों? अपघटन अभिक्रिया। इसे अपघटन अभिक्रिया या इसका नाम वियोजन अभिक्रिया भी है। इसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या होती है वियोजन? वियोजन अभिक्रिया जो है वो संयुग्मन की जस्ट उल्टी है। संयुग्मन का मतलब होता है जुड़ना और वियोजन यानी अपघटन का मतलब होता है टूटना। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक छोटे उत्पाद बनाता है, उसे हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि हमें ताप की, प्रकाश और विद्युत, इनके तीनों के द्वारा है हम किसी अभिकारक को तोड़ते हैं। यानी ताप के द्वारा किसी अभिकारक को तोड़ना, या प्रकाश के द्वारा किसी अभिकारक को तोड़ना, या विद्युत धारा प्रवाहित करके किसी पदार्थ को तोड़कर या अभिकारक को तोड़ करके छोटे टुकड़ों में बदलना अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया को इस आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है ताप अपघटन। ताप अपघटन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक को ताप दे करके, ऊष्मा दे करके तोड़ा जाता है, दो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ताप अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर एक तो बन जाता है बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस इसके साथ में निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये एक जो अभिक्रिया है वो ताप अपघटन अभिक्रिया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें प्रकाश अपघटन की, किसकी बात करें? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक को प्रकाश की उपस्थिति में तोड़ा जाता है। यानी प्रकाश की उपस्थिति में वो अभिकारक टूट करके छोटे उत्पाद में बदलता है। देखिए संयोजन के अंदर इधर 2 थे, इधर 1, यानी उत्पाद 1 था और अभिकारक 2 थे। वियोजन में इसका उल्टा, अपघटन में उल्टा है। इसमें अभिकारक तो 1 होगा और उत्पाद 2 होंगे। तो प्रकाश अपघटन जैसे HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इस हाइड्रोजन ब्रोमाइड के ऊपर जब प्रकाश डाला जाता है तो ये H2+ Br2 में बदल जाता है। अब देखो इसको हमें संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित करने के लिए हम यहाँ 2 लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाती है। तो ये तो होगी प्रकाश अपघटन। तीसरी जो अपघटन अभिक्रिया है, तीसरी जो है वो कौन सी है? विद्युत अपघटन। तीसरे नंबर पर है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया ये देखो 3 प्रकार की होती है अलग अलग, क्योंकि इसको ताप के द्वारा भी तोड़ सकते हैं, विद्युत के द्वारा भी और प्रकाश के द्वारा भी। तो इसमें विद्युत के द्वारा, जैसे जल, यानी इसका मतलब क्या हो गया? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके द्रव्य अवस्था में या गलित अवस्था में से हम कहें, या जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पदार्थ 2 भागों में टूट जाता है, तो उसे हम विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जल है, जैसे ही जल के अंदर अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करते ही जल है वो H2+ O2 में टूट जाता है। और जैसा कि हमने अभिक्रिया कहा कि अभिक्रिया संतुलित होनी चाहिए, तो संतुलित का मात्रा क्या? यहाँ ऑक्सीजन का 1 है, यहाँ पर 2 है। अब हमने कहा कहीं पर नहीं लगा सकते, हम केवल पहले लगा सकते हैं। लगाते हाइड्रोजन के 4 हो गए तो हमें भी यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। इसलिए इस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि, अनुमान विधि, जिसके द्वारा हम अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दूसरी अपघटन अभिक्रिया। अब नंबर 3 हम लेके आते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है ये विस्थापन अभिक्रिया। देखिए क्या होती है विस्थापन अभिक्रिया? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक
परमाणु या परमाणु समूह दूसरे परमाणु या परमाणु समूह को विस्थापित कर देता है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु लवण को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन है। इस कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर हम Zn धातु डालते हैं तो ये क्या करता है, ZnSO4 बना लेता है और इस कॉपर को Zn क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। यानी अपने से कम अभिक्रियाशील धातु लवण को अधिक अभिक्रियाशील धातु है विलयन से विस्थापित कर देती है। ये जो चीज़ है विस्थापन अभिक्रिया डिपेंड करती है क्रियाशीलता के आधार पर। क्रियाशीलता क्या होती है, वह धातु ज़्यादा क्रियाशील होती है। अब क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को घटते हुए क्रम में रखना सक्रियता श्रेणी कहलाती है। धातुओं की हम श्रेणी बनाएंगे जिसमें धातुओं को घटते हुए उसके क्रियाशीलता को घटते हुए क्रम में रखना सक्रियता श्रेणी कहलाती है। जैसे सबसे अधिक जो है वो क्रियाशील धातु है वो पोटेशियम होती है। पोटेशियम को कोई भी धातु है वो स्थापित नहीं कर सकती। पोटेशियम से कम क्रियाशील सोडियम होती है। सोडियम से बाद में कैल्शियम, कैल्शियम के बाद में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में आपकी आती है जिंक, जिंक के बाद में Fe के बाद में Pb और एक हाइड्रोजन लिखा होता है। हाइड्रोजन के बाद में कॉपर के बाद में मरकरी और मरकरी के बाद में सिल्वर यानी चांदी और चांदी के बाद में गोल्ड। अब इसका मतलब ये है कि अगर इस धातु का विलयन है, मैग्नीशियम सल्फेट का या मैग्नीशियम कोई विलयन है तो उसे ये 3 धातु विस्थापित कर सकती है, नीचे वाली विस्थापित नहीं कर सकती। जैसे कि इसमें कई बार प्रश्न आता है, इसमें देख के आप बताना प्रश्न क्या है। प्रश्न इस प्रकार से आता है कि ZnSO4 प्लस इस ZnSO4 के अंदर अगर Fe डाला जाता है तो ये आता है क्या बनता है, या फिर वो बना के दे देता है, क्या बना के देता है, FeSO4 प्लस Zn। और फिर आपसे पूछता है क्या यह अभिक्रिया संभव है। यह अभिक्रिया संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ZnSO4 का तो विलयन है और Fe जो कि उससे कम अभिक्रियाशील है, केवल उच्च अभिक्रियाशील धातु। हाँ, इस Fe की जगह अगर इस Zn से ऊपर Mg, Ca, Na या K अगर इनमें से कोई होता तो वो जरूर है इसको विस्थापित कर सकती थी, अन्यथा विस्थापित नहीं कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद में हम बात करेंगे नंबर 4 हमारे पास है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक परमाणु या परमाणुओं का समूह आपस में विस्थापित हो जाते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 परमाणुओं या परमाणुओं के समूह आपस में विस्थापित हो सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें परस्पर 2 आयनों का आदान प्रदान चेंज होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, यानी पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधे बनते हैं। उस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम उसका उदाहरण लें, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस इसकी क्रिया हम कराते हैं HCl के साथ, तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन है हाइड्रोक्साइड है, यहाँ से हटता है और क्या बन जाता है H2O, ये हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाता है, और ये NaCl है वो Cl के साथ जुड़ जाता है, NaCl इस प्रकार से। यानी ये Cl समूह है ये तो Na के साथ जुड़ गया और ये H समूह ये OH के साथ जुड़ गया। तो इस प्रकार से जो 2 आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं, हमें द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे AgNO3 प्लस KCl क्या बन जाएगा, AgCl प्लस KNO3 इस तरीके से। तो ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। इसमें परस्पर जैसे NO3 यहाँ था ये इसके साथ लग गया, Ag यहाँ है और ये Ag इस Cl के साथ लग गया, AgCl प्लस KNO3। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। नंबर 5 आपके आती है मंद व तीव्र गति अभिक्रिया। यानी कुछ अभिक्रिया ऐसे हैं जो वेग के आधार पर भी करते हैं। कई अभिक्रिया बहुत जल्दी हो जाती है, इसे तीव्र गति अभिक्रिया कहते हैं। कई अभिक्रिया है वो धीरे धीरे होती है, उन्हें पूर्ण होने में कई साल समय या दिन लग जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हमें मंद गति अभिक्रिया। अगर पहले हम तीव्र गति की बात करते हैं कि तीव्र गति अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया वो जो बहुत ही कम समय होते हैं, जिसको होने में बहुत कम समय लगता है। जैसे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया, प्रबल अम्ल ये हो रहा NaOH प्लस
ये परबल क्षार ये परबल अम्ल, इन दोनों से जो अभिक्रिया होती है वो बहुत ही कम समय में NaCl प्लस जल बनता है। तो ये अभिक्रिया होने में बहुत कम समय लगता है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, तीव्र गति अभिक्रिया। और इसका जो टाइम होता है वो 10⁻⁻10 सेकंड होता है। इतने समय में ये अभिक्रिया वो पूर्ण हो जाती है। इसके अलावा जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी बहुत तीव्र गति से होती है। और इसका जो अर्ध आयुकाल, इस प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल जो है, अर्ध आयुकाल का मतलब आपको बताएंगे। अर्ध आयुकाल का मतलब अभिकारक की आधी मात्रा उत्पाद में बदलना। अभिकारक की आधी मात्रा उत्पाद में बदलने में जितना समय लगता है उसे अर्ध आयुकाल कहते हैं। और इसका अर्ध आयुकाल होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। इसका 10⁻⁻10 सेकंड, मीटर क्या, सेकंड, 10⁻⁻15 सेकंड इसका अर्ध आयुकाल होता है। तो ये थी तीव्र गति अभिक्रिया। दूसरी है मंद गति अभिक्रिया। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अब देखिए मंद गति अभिक्रिया। मंद गति अभिक्रिया क्या होती है, देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसको होने में कई दिन लग जाते हैं, कई घंटे या कई साल लग जाते हैं, उसे हम मंद गति अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मंद गति अभिक्रिया में आप देखिए, जैसे एक तो हम लेते हैं जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। लोहा है, इस पर जंग लगता है, एक दिन में नहीं लगता, काफ़ी दिन लग जाते हैं। जंग कैसे लगता है वो देखिए, लोहा होता है Fe फेरस, प्लस ये वायु के संपर्क में आता है, प्लस ये जल के संपर्क में आता है। इन तीनों के संपर्क में आने के बाद ये बना लेता है Fe2O3.3H2O। ये जो सूत्र है वो जंग का सूत्र है, इसे हम जंग बोलते हैं, जो लोहे के ऊपर अक्सर आ जाता है। अब इसको हम संतुलित कर सकते हैं। संतुलित करने के लिए Fe के यहाँ पर 2 हैं, ऑक्सीजन की इधर 2 हैं, इधर 3 और 3 6 हो गए। तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दीजिए। 2 लगाते ही यहाँ पर हमें 4 लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये 2 और 2 4 हो गए, 4 हो गए। अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन के इधर कितने हो गए, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 6 12 हो गए। तो यहाँ पर हमें 6 लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है 6 नहीं 3 लगेंगे, 3 यहाँ लग जाएंगे और 6 यहाँ लग जाएंगे। तो 6 और 3 दूनी 6 12 हो जाएंगे। हाइड्रोजन के भी 3 दूनी 6 और, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस अभिक्रिया को जो है वो संतुलित कर सकते हैं। तो ये हिट एंड ट्रायल विधि के मेथड से। तो ये हो गया मंद गति। इसके अलावा एक और मंद एसिटिक अम्ल है, CH3COOH, एसिटिक अम्ल, प्लस इसकी क्रिया अगर हम C2H5OH एथेनॉल के साथ करवाते हैं तो ये भी एक मंद गति अभिक्रिया है। और क्या बनता है, एथिल एसीटेट बनता है, COOC2H5 प्लस इसमें से जल निकल जाता है, यानी एथिल एसीटेट बनता है। ये भी एक जो है वो मंद गति अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये थी मंद और तीव्र गति अभिक्रिया नंबर 5। अब एक नंबर और आती है 6 नंबर अभिक्रिया, जो आपके इजी है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया 2 होती हैं, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। यानी उत्क्रमणीय मतलब है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से अभिकारक से वापस उत्पाद बन जाते हैं और उत्पाद वापस अभिकारक में चले जाते हैं। इस तरीके से उसे बोलते हैं हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसे, उत्क्रमणीय। जैसे H2O जल है, इस जल से H2 + O2। तो अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए हम इस प्रकार के चिन्ह का उपयोग करते हैं। ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जल से हाइड्रोजन विद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जोड़कर वापस जल भी बना सकते हैं। दूसरी होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब जैसे कार्बन, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो CO2 बन गया। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का हम वापस कार्बन नहीं बना सकते हैं। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती है। ये थे कुछ अभिक्रियाओं के प्रकार जो कि 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने करवाए हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे अभिक्रिया जो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया है, वो 5 टाइप्स होते हैं। किस प्रकार से ऑक्सीकरण अपचयन रखा गया है वो हम अगले वीडियो में लेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।